हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये आज का ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है संसाधन एवं विकास का। ठीक है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पीछे क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो अगर अगर आप लोगों ने पीछे का क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो पीछे का क्लास में हम लोगों ने जाना था संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं और संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग जानेंगे मृदा के बारे में। तो मृदा क्या है, भारत में कितनी प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, कौन कौन सी मृदाएं हैं, और इसमें जानेंगे हम लोग। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, एजेंडा 21 क्या है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, उसको भी जानेंगे और आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मृदा, पहले हम लोग मृदा के बारे में जानेंगे। मृदा है क्या? मृदा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है जो केवल चट्टानों के टूट फूट से नहीं बनती है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मृदा जो है एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, यह पीछे क्लास में हम लोग जान चुके थे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो मृदा जो है एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है जो चट्टानों के टूट फूट से केवल नहीं बनता है, इसमें और भी कई पदार्थ अपना योगदान देते हैं, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थ वैसे प्रकार पदार्थ जो तो कार्बनिक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो जीवित जीवों के अवशेषों से बनते हैं। जैसे हो गया पेड़ पौधों के पत्ते हो गए, पेड़ पौधों के जड़ें हो गए, उसके सड़े गले अंश से जो बनता है मिट्टी, तो वो क्या हो गया, कार्बनिक के अंतर्गत आ गया। और अकार्बनिक जो जो निर्जीव निर्जीव चीज़ों से जो बनता है, जैसे चट्टान हो गया, रेत हो गया, ये सभी चीज़ों से जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। आगे है मिट्टी अथवा मृदा, यानी मिट्टी और मृदा एक ही है। तो मिट्टी अथवा मृदा बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे, ये हमारा फिगर हो गया मृदा के बारे में। जैसे यहाँ पे ग्रीन वाला एरिया में क्या दिखा रहा है? पर्वत और वन। फिर इसमें बहुत सारे मिट्टी के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ इस एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये वाला जो एरिया है इसमें जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और लाल और पीली मिट्टी जो है वो लाल वाले जो एरिया है उसमें ये सब में पाई जाती है। आगे है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है मतलब जो रंगा हुआ जो चीज़ है, वहाँ पे जो जो जहाँ जहाँ रंगा हुआ है वहीं 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 वो सारी मिट्टी पाई जाती है। तो एक एक करके हम लोग सारी मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो आगे है आगे है मिट्टी के प्रकार। तो मिट्टी के कौन कौन से प्रकार हो गए? पहला है जलोढ़ मिट्टी। पहला क्या? जलोढ़ मृदा। तो वैसी मृदा जो नदियों द्वारा बहकर आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मृदाएं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से जो मिट्टियां बहकर आती है वह उसी से क्या बनता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। आगे हम लोग जानेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी क्या है? काली मृदा। इस मृदा का रंग काला होता है और इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। रेगर भी कह सकते हैं या फिर रेगुर मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसमें कपास की खेती अच्छे ढंग से की जाती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। तो यह मृदा जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। जो इसमें क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये सूखती है ना तो इसमें दरारें पड़ जाती है, यानी कि ज़मीन जो मतलब जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ का ज़मीन जो है वो फट जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कपास की खेती सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आगे है हमारा
लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मृदा, ठीक है। तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार अग्नीय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होता है। लाल और पीली मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। तो इस मिट्टी में क्या कि लोहे का अंश पाया जाता है, और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो दक्कन का पठार जो पूर्वी एरिया है वहाँ, और दक्षिणी हिस्सों में ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आगे है हमारा लेटेराइट मृदा। आगे क्या है, लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। इसमें उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। इस मृदा में चाय की खेती अच्छे से की जाती है। यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह मृदा जो होती है, लेटेराइट मृदा, वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें खेती करने लायक इसको बनाना है तो इसमें क्या है, उर्वरक और सिंचाई वगैरह करके इसको उपयोगी बनाया जा सकता है। और इसमें जो है ज़्यादातर चाय की खेती की जाती है, और ये दक्षिणी साइड में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सब में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये भी पाया जाता है ये मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मृदा, ठीक है। अगला है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। यह मृदा ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इस मृदा को सही ढंग से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या है कि यहाँ पे एक मिट्टी को सिंचित करके यहाँ पे क्या उसको कृषि योग्य बनाया जा रहा है, और वहाँ पे अच्छे ढंग से कृषि भी की जा रही है। इस मृदा में जो है वो ज़्यादातर खट्टे फलों की खेती, मूंगफली, ये सभी का खेती किया जाता है, ठीक है। और ये जो है इसका रंग जो होता है वो लाल और भूरा होता है। जैसे हम लोग बालू को देखते हैं, बालू का रंग कैसा होता है, लाल और भूरा होता है, वही होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है वर्षा बहुत कम होती है इस एरिया में, क्या राजस्थान वाले एरिया में मीन्स जैसा होता है, राजस्थान में वर्षा कम होती है और तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो वही है, ठीक है। अगला है, तो ये हमारा हो गया मिट्टी के बारे में, ये जो भी है वो सारा हो गया मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल और पीली मृदा और मरुस्थलीय मृदा, तो ये भारत के विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में हो गया। अब हम लोग इसमें जानेंगे एजेंडा 21 क्या है। अब इसमें जो है एजेंडा 21 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आगे जो है, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि 1992 में इसकी घोषणा की गई थी 1992 में, यानी कि 20वीं सदी में, लेकिन इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 ही इसका नाम क्यों रखा गया, इसका नाम एजेंडा 20 क्यों नहीं रखा गया? तो एजेंडा 21 इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो नियम था, यानी कि सतत पोषणीय विकास को हासिल करना, ये 21वीं सदी से इसको माना जाना था कि 21वीं सदी आ रही है तो संसाधनों का संरक्षण किया जाए, लोग उतना ही संसाधन का प्रयोग करें जितना उनको ज़रूरत है, अंधाधुंध कोई भी संसाधन का प्रयोग ना करें। तो इसमें क्या है कि एजेंडा 21 यानी कि 21वीं सदी में लोग इसको क्या करें, बचा के रखें और सतत पोषणीय विकास को हासिल कर सके, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम एजेंडा 21 रखा गया है। अब आगे ये सवाल उठता है कि एजेंडा
21 जो है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि एजेंडा 21 का, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं समझा देती हूँ क्या इसमें बोला गया है, ठीक है। एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था कि सतत पोषणीय विकास, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सतत पोषणीय विकास हासिल करना इसका उद्देश्य था। तो किसका उद्देश्य था, एजेंडा 21 का उद्देश्य था। अब आगे इसमें और भी सवाल बनते हैं कि एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 जो है उसकी घोषणा जो है वो कब की गई थी, इसकी घोषणा कब की गई थी। तो एजेंडा 21 का घोषणा कब किया गया था, 1992 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ब्राजील। देश सिर्फ पूछे तो ब्राजील, और पूछे कि ये जो है वो किस शहर में, ब्राजील के किस शहर में किया गया था, तो रियो डी जेनेरो संयुक्त जेनेरो में इसका घोषणा किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे, ये तो हमारा हो गया एजेंडा 21। अब इसमें हम लोग इसके स्तर पे और भी बहुत सारे जितने हम लोगों ने चैप्टर तो आज हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है। अभी हम लोगों ने पीछे जाना कि काली मृदा को कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो किस फसल, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। किसके लिए, तो कपास के लिए उपयुक्त है। अगला हम लोग का है, अगला है दूसरा प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत भूमि मैदानों के रूप में है। यानी भारत की कितनी प्रतिशत जो भूमि है वो मैदानी भूमि है, मैदानी क्षेत्र वाला भूमि है। तो कितना प्रतिशत, पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 43%, तीसरा 55% और चौथा 20%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 43%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 ही प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या दिया हुआ है, कौन कौन से हैं वो वैसा आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो पहला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नहीं ये बिल्कुल गलत है। उत्पत्ति के आधार पे पूछा जा रहा है, जैविक और अजैविक। तीसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये भी गलत है। चौथा है व्यक्तिगत और सामुदायिक, ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैविक और अजैविक, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार, 2 ही प्रकार है, क्या क्या है, जैविक और अजैविक, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है चौथा, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। यह कथन, या कथन होगा, ये गलत है, यहाँ कथन होगा, ठीक है। यह कथन किसने कहा, तो ये कथन किसने कहा, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, तीनों गलत है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है हम लोग का 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन का प्रकार विकास के स्तर के आधार पर नहीं है। पहले जाने विकास के स्तर के आधार पर हम लोगों ने संसाधन को कितने प्रकारों में बांटा था, तो 4 प्रकार था। उसमें से क्या था, एक था संभावित संसाधन, एक विकसित संसाधन, एक संचित कोष संसाधन और एक हमारा था भंडार संसाधन। 4 था, तो इसमें से 3 दे ही दिया है। इसमें बोल रहा है कौन सा विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार नहीं है, नहीं बोला जा रहा है, नहीं है। तो ये तो है हमारा, ये भी है, ये भी है, नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा जैव संसाधन, ठीक है। अगला है हम लोग का, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, एजेंडा 21 की घोषणा कब की गई थी। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि एजेंडा 21 की घोषणा कब की गई थी। तो ये कब किया गया था, 1948, नहीं। 1952, नहीं। 1992, तो हाँ 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है,
सातवां, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एजेंडा 21 जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी जाना था कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले भी, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मृदा का संरक्षण, पेड़ों के विकास को बढ़ावा देना, नहीं दोनों गलत है। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना। तो क्या था? सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला है 8वां, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वीडियो को फिर से देखें और क्या इसका आंसर होगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हमारा हो गया 8वां प्रश्न का, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। तो ये हमारा पहला चैप्टर जो है विकास एवं संसाधन एवं विकास वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर जाएंगे, वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो अभी के लिए पहला चैप्टर हो गया खत्म। आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझ में आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया हमारे वीडियोज़ को और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो गए तो हम लोग और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।